Good morning everyone. I am Sunoj Kumar and today we discuss about cell and discovery of cell. Okay? आज हम बात करेंगे सेल के बारे में कि सेल किसको बोलते हैं और सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ था और कब हुआ था। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सेल है क्या। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सेल। ये जो आपका सेल है क्लास 9 और क्लास 11, ये दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है कि सेल है क्या, सेल का डिस्कवरी कहां से हुआ, किसने किया, कब किया। ठीक है, तो टोटल एक करके हम लोग देखेंगे कि सेल कौन डिस्कवर किया, कहां से इसका नाम आया, कौन किया था, उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, एक टर्म है कि सेल क्या है। तो सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है ये आपका बेसिक यूनिट है लाइफ का। यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं है कि सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है लाइफ का। जैसे अगर हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सबसे पहले जो दीवार उठाते हैं, तो दीवार में जो सबसे बेसिक जो चीजें होती है वो है ईंटा। ठीक है, तो एक ईंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उस पूरा दीवार का बेसिक यूनिट है। उसी प्रकार से जो सेल है, कोशिका है, उसका बेसिक यूनिट क्या है, जो पूरा बॉडी है उसका बेसिक यूनिट क्या है, तो सेल है। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे क्या बोल रहा है कि सेल इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो क्या है? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। ओके, और इसमें बेसिक चीज क्या बताया गया है कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी सेल के ही बने होते हैं। दैट मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल और सेल प्रोडक्ट। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल प्रोडक्ट के ही बने हुए हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया एक सेल का डेफिनेशन, जिसमें आप सारा वर्ड को, सारा चीज को डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल, तो स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। है ना? सेल के स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? तो सेल के स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्लियर? अब रहा बात कि सेल टर्म सबसे पहले कौन दिया, सेल ढूंढा किसके द्वारा गया, कौन सेल का डिस्कवरी किए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल का डिस्कवरी जो किया गया था, डिस्कवरी ऑफ सेल किनके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1665 में। सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया। क्या डिस्कवरी किया, कैसे डिस्कवरी किया, इसके बारे में बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो सेल का डिस्कवरी किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, वो लिविंग सेल था या डेड सेल। तो ध्यान रखेंगे कि डेड सेल था, और इस डेड सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, ये कॉर्क ऑब्टेन कहां से होता है? तो कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क जो है वो कहां से ऑब्टेन किया जाता है? तो ट्री के बार्क से, पेड़ के छिलके से ऑब्टेन किया जाता है। क्लियर है तक? उसके बाद नेक्स्ट जो बात किया गया है कि ये तो जब डिस्कवरी हुआ था सेल का, तो फिर डेड सेल का किया गया, तो फिर लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया, है ना? तो यहां पे एक वर्ड लिखेंगे, डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी किनके द्वारा किया गया? तो साइंटिस्ट का नाम था, आपका पूरा नाम है एंटोन वान लीवेनहॉफ। एंटोन वान लीवेनहॉफ। कब किया गया था? तो 1674 में किया गया था। ठीक है, अब रहा बात की सर, तो फिर जब डेड सेल का डिस्कवरी किया तो कैसे किया? हाउ इट इज पॉसिबल।
तो जो डेड सेल, यहाँ पे डेड सेल था, यहाँ पे लिविंग सेल का जो डिस्कवरी हुआ था, तो लिविंग सेल का डिस्कवरी किस चीज में किया गया था? तो पॉन्ड वाटर में किया गया था। पॉन्ड वाटर में किया गया था, तालाब के पानी में किया गया था। जो फर्स्ट लिविंग सेल था जिसका डिस्कवरी किया गया था, हम लोग बात क्या कर रहे थे कि जो फर्स्ट एनिमल सेल, जो लिविंग सेल जो डिस्कवरी हुआ था किनके द्वारा? एंटोन वान लीवेनहॉक के द्वारा। तो सबसे पहले उन्होंने जो उसका नाम दिया था वो था बैक्टीरिया। क्या नाम दिया गया था? बैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया को ही बोला गया था फर्स्ट एनिमलक्यूल, मतलब पहला लिविंग सेल या फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। फर्स्ट लिविंग सेल या फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, जिसका नाम है आपका बैक्टीरिया। तो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सेल क्या था, सेल का डेफिनेशन क्या है, सेल का स्टडी को क्या बोलते हैं। सबसे पहले सेल, लिविंग सेल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? सबसे पहले डेड सेल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? हाउ डिस्कवर कैसे किया गया वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले इतना बात क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिविंग सेल जो है या फिर आपका कैसे सेल का डिस्कवरी किया गया, कैसे रॉबर्ट हॉक डिस्कवरी किए, उसके बारे में। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो बात यहाँ पे बताया गया है कि सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हॉक के द्वारा किया गया। कैसे किया गया? हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे डिस्कवरी हुआ। ठीक है, तो सेल के डिस्कवरी के बारे में नेक्स्ट हमारा जो आपका टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल के डिस्कवरी में सबसे पहला जो आपका हाथ था वो रॉबर्ट हुक का था। ये बात क्लियर है सबको? रॉबर्ट हुक किए क्या? रॉबर्ट हुक जो है एक माइक्रोस्कोप बनाए थे। रॉबर्ट हुक एक माइक्रोस्कोप बनाए थे और उस माइक्रोस्कोप में क्या किया कि जो कॉर्क है इसको थिन स्लाइस में चेंज किया। थिन स्लाइस मतलब जितना पतला काट सकते थे इसको काटा उन्होंने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को क्या किया कि जितना पतला काट सकते थे उतना पतला उन्होंने काटा। क्लियर? ताकि माइक्रोस्कोप में उनको साफ साफ दिख सके। अब माइक्रोस्कोप इनको मिला कहां से? तो ये जो माइक्रोस्कोप था इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया था, मतलब इनके द्वारा ही बनाया गया। तो इसलिए इनके माइक्रोस्कोप को इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में इन्होंने क्या देखा कि जो कॉर्क है उसका थिन स्लाइस कर दिया गया। तो जब इनको स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इनको दिखा, जिसको हमने क्या बोल दिया आपका, इस तरह का स्ट्रक्चर इनको दिखा। जो स्ट्रक्चर जस्ट लाइक कैसा था? हनी बी के, हनी कॉम के छत्ता के ऐसा था, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर उनको दिखा। क्लियर? अभी जो स्ट्रक्चर है इनका एक सिंगल पार्ट को, एक सिंगल भाग को इन्होंने नाम दिया लिटिल रूम। लिटिल रूम। अगर पूछा जाए कि पूरा स्ट्रक्चर किनके ऐसा दिखा था, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है उसका कंपेरिजन इन्होंने किया था हनी कॉम के स्ट्रक्चर के जैसा। हनी कॉम। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर किसके जैसा दिखा? तो हनी कॉम में मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके जैसा इनका स्ट्रक्चर दिखा। क्लियर? आगे है कि सेल जो है, ठीक है, सेल जो है उसका एक पार्ट जो पूरा दिखा था उसमें से एक पार्ट को इन्होंने नाम दिया लिटिल रूम, या इसी को इन्होंने बोला लिटिल कंपार्टमेंट। लिटिल कंपार्टमेंट। ओके, तो इन्होंने सोचा कि अगर मान लीजिए कि हम लिटिल रूम या लिटिल कंपार्टमेंट बोलते हैं तो किसको बताएंगे कि हमने क्या डिस्कवर किया। ठीक, तो उन्होंने कुछ रिजेंबल वर्ड ढूंढना स्टार्ट किया कि क्या ऐसा मिलता जुलता वर्ड है जो लिटिल रूम को हम डिफाइन कर सके, डिस्क्राइब कर सके या किसी को बता सके। तो इन्होंने सोचा क्या ऐसा किया जाए। तो एक जो लैटिन वर्ड है, लैटिन एक देश है और उस देश में लैटिन वर्ड के आधार पे इन्होंने इसका नाम दिया था। ठीक है, लैटिन वर्ड, और उस लैटिन वर्ड जो था सेलुला। ठीक है, लैटिन वर्ड क्या था? सेलुला। और इस सेलुला का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम। लिटिल रूम। तब तो इनका पजल अब इनका पजल सॉल्व। अब क्या हुआ कि जो सेलुला है, ठीक है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? लिटिल रूम नाम दिया था। तो हो गया, कहानी खत्म। तो फिर अब यहाँ पे लैटिन वर्ड से जैसे ही इसको हम लोग इंग्लिश वर्ड में तब्दील किए, है ना, लैटिन वर्ड से इसको जब इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट किया गया तो जो सेलुला था वो किसमें बदल गया? सेलुला बदल गया सेल में। ओके, सेलुला बदल गया सेल में।
तो इस तरह से कुछ डिस्कवरी किया गया था किनके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो एंटोन वान लीeuwenhoek के द्वारा जो डिस्कवरी किया गया था। लीeuwenhoek के द्वारा जो डिस्कवरी किया गया था कब? 1674 में। ठीक है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग डेड सेल के 9 साल बाद, मतलब रॉबर्ट हुक जो डिस्कवरी किए थे उसको 9 साल बाद क्या इन्होंने डिस्कवरी किया और कैसे डिस्कवरी किया? अब इनके बाद कि सर इनके पास तो खुद से बनाया माइक्रोस्कोप था, तो क्लियर हुआ बात। लेकिन ये क्या देखेंगे और कहां देखेंगे? तो इन्होंने भी क्या किया कि अपना एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया, खुद से इन्होंने भी एक माइक्रोस्कोप को डिजाइन किया। और जो माइक्रोस्कोप को डिजाइन किया वो किसके बेसिस पे किया? तो रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था उसी से क्या किया, उसको थोड़ा एडवांसमेंट कर दिया। रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था उसी को थोड़ा सा क्या किया, उसी के डिजाइन को थोड़ा सा और एडवांस किया। और जब और एडवांस किया तो इनके दिमाग में एक बात आया कि चलो देखा जाए कि इसमें क्या दिखता है और क्या होता है ना। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जाकर के बगल में एक पॉन्ड था, तालाब था, तो पॉन्ड वाटर को इन्होंने कलेक्ट किया। ठीक है, पॉन्ड वाटर को इन्होंने कलेक्ट किया और पॉन्ड वाटर को कलेक्ट करने के बाद उन्होंने लाया और अपने ग्लास स्लाइड पे रखा। ठीक है, ग्लास स्लाइड मतलब क्या हुआ? शीशा का जो पतला सा स्लाइड होता है उस पे इन्होंने क्या रखा? पॉन्ड वाटर को रखा। ठीक है, तो इस पॉन्ड वाटर में इन्होंने देखा कि इसमें कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म दिख रहा है जो इसमें मूव करते हुए दिख रहा है, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म इनको इसमें मूव करते हुए दिखा। तो उन्होंने बोला कि कुछ तो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बहुत छोटा है, लेकिन जब खाली आंख से देख रहे तो नहीं दिख रहा है, माइक्रोस्कोप से देख रहे तो दिख रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने इसका नाम दे दिया था उसमें फर्स्ट एनिमलक्यूल या फिर बैक्टीरिया। फर्स्ट एनिमलक्यूल या फिर बैक्टीरिया। क्लियर? यहां तक तो दिक्कत उम्मीद है कि नहीं होना चाहिए। तो एक लिविंग सेल का डिस्कवरी कैसे किया गया? पॉन्ड वाटर लिया गया, उसमें से तालाब का पानी को थोड़ा सा रखा गया, जब बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया गया माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप का आइडिया इनको कहां से आया? तो माइक्रोस्कोप का आइडिया इनको आया रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया था। ठीक, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया बैक्टीरिया या फिर बोल दिया फर्स्ट एनिमलक्यूल। अब जो रॉबर्ट यहाँ पे सारा काम किए थे तो लोगों को पता कैसे चला? तो रॉबर्ट जो है उन्होंने एक बुक लिखा था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, उस बुक में उन्होंने अपना सारा कहानी बताया कि उन्होंने सेल का डिस्कवरी कैसे किया, कैसे उसका नाम दिया। तो इसी तरह से पूरा यहाँ पे कहानी एक सेल का डिस्कवरी का चलता गया। ओके, अब बात आया, देखिए 1665, 1674 दो कहानी होने के बाद यहाँ पे फिर बीच में कोई भी साइंटिस्ट जो है कोई भी सफलता हासिल नहीं कर पाया, तो सीधा एकदम बीच में पूरा सूखा पड़ गया। डायरेक्टली 1831 की बात आई फिर। तब 1831, ठीक है, 1831 में एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया? तो रॉबर्ट ब्राउन जो है 1831 में फिर उन्होंने थोड़ा सा देखो 1674 के बाद इतना लंबा टाइम 1831 तक, 1831 तक जब माइक्रोस्कोप थोड़ा और एडवांस हुआ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन हुआ, तो उन्होंने सेल में क्या देखा कि सेल के बीचों बीच में कुछ ऐसा पार्ट प्रेजेंट है जो डेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इन्होंने इसका नाम दे दिया न्यूक्लियस, ठीक, इन्होंने इसका नाम दे दिया न्यूक्लियस, जिसको ब्रेन ऑफ द सेल या बॉस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। मतलब कुल मिलाकर के सेल का सारा फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है? तो न्यूक्लियस करता है। यहां तक उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 3 साइंटिस्ट आए अभी तक। रॉबर्ट हुक 1665 डेड सेल का डिस्कवरी या फिर फर्स्ट टाइम सेल का वर्ड दिया गया। 1674 में एक लिविंग सेल का डिस्कवरी लीeuwenhoek के द्वारा, जिसका नाम बैक्टीरिया दिया गया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया गया। इसके बाद फिर सारे साइंटिस्ट जब जगे तो 1831 में जग गए तो फिर आगे भी कंटिन्यू होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे फिर 1838 में, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जो जर्मनी के थे, जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है। और एक साइंटिस्ट थे 1839 में जिनका नाम, वो भी जर्मन के ही थे, और वो थे जूलॉजिस्ट। तो बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट क्या होता है? बॉटनिस्ट होते हैं
वो प्लांट के स्टडी करते हैं, ठीक है। बॉटनिस्ट जो होते हैं वो प्लांट के स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लांट्स पे स्टडी किया, उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकाला। और जर्मन जूलॉजिस्ट जो थे वो एनिमल्स के ऊपर काम कर रहे थे, एनिमल सेल्स के ऊपर काम कर रहे थे। तब जाकर के इन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया और उस कंक्लूजन का नाम पड़ा सेल थ्योरी। इस कंक्लूजन का नाम पड़ा सेल थ्योरी, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे और दोनों मिल करके सेल थ्योरी दिए थे। कब दिए थे? तो 1838 से लेकर के 1839 के बीच में। ऐसा नहीं कि दोनों साइंटिस्ट एक साथ काम कर रहे थे, दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, मतलब दोनों को वर्क को कोई नहीं जानता था कि कौन कहाँ काम कर रहा है। लेकिन जब दोनों को वर्क पब्लिश हुआ तो दोनों जो है एक प्लांट के बेसिस पे, एक एनिमल के बेसिस पे इन्होंने अपना वर्क दिया। दोनों का नाम क्या है? तो एक जो जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनको हम लोग बोलते हैं M.J. स्लाइडल, मैथेस जैकब स्लाइडल, ठीक है। और आपका जो जर्मन जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था टी स्वान, ठीक है। इन्होंने 38 में, इन्होंने 39 में, ठीक है। यहां तक तो क्लियर। तो सेल थ्योरी में क्या बात बताया गया? तो सेल थ्योरी में वही बात बताया गया जो सेल के डेफिनेशन में स्टार्टिंग में आपको हम बताए थे, अगर आपको याद हो। तो मैंने क्या बोला था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, इट इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल और सेल प्रोडक्ट। तो ये तीन जो कंक्लूजन हमने बताया, ये तीनों का तीनों कंक्लूजन इन्हीं के बेसिस पे दिया गया था। ऐसा नहीं है कि सेल थ्योरी को कोई जो सेल का डेफिनेशन दिया गया वो अपने से कोई बोल दिया, नहीं। रॉबर्ट हुक सेल को देखे जरूर थे लेकिन सेल के बारे में कुछ बताए नहीं थे, ठीक है। सिर्फ नाम दिया था उन्होंने सेल, लेकिन सेल के बारे में बताया कुछ नहीं था। तो सेल थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या है? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम सेल और सेल प्रोडक्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम सेल और सेल प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट क्या है इन्होंने बताया। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो बताए थे वो इनके द्वारा नहीं दिया गया, तो किनके द्वारा दिया गया सर? तो एक और साइंटिस्ट आए थे, पहले लिखते हैं क्या बताया। इन्होंने बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स arises from pre-existing organism. All living organism arises from pre-existing organism. तो ये तो नया फ्रेज कुछ आया सर। तो क्या बताया गया कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो किनके द्वारा आया था, किसके द्वारा आता है? तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही आता है। तो ये था तीसरा स्टेटमेंट। और तीसरा स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया था? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था आपका, दिया गया था रुडोल्फ वर्चो के द्वारा 1855 में। कब? 1855 में। कौन आए थे? एक डच साइंटिस्ट थे, नाम है रुडोल्फ वर्चो, ठीक है। जिन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। और इसको इन्होंने एक फ्रेज के रूप में लिखा, और फ्रेज क्या था इनका? ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा अक्सर पूछा जाता है कि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होगा? तो ओमिनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो सेल थ्योरी का कहानी क्या था कि सेल थ्योरी स्टार्टिंग हुआ 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट के द्वारा। बहुत सारे प्लांट के ऊपर स्टडी किया था इन्होंने। उनका नाम था एम जे स्लाइडल। 1839 में एक आपका जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टी स्वान, जिन्होंने पूरा नाम है थियोडोर स्वान। 1839 में दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, लेकिन दोनों अपना थ्योरी को मर्ज करके एक थ्योरी दी जिनका नाम था सेल थ्योरी।
और इन्हीं के बेसिस पे सेल का डेफिनेशन भी दिया जाता है। ठीक है, तो सेल को क्या बोला गया? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल प्रोडक्ट का बना हुआ है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से आता है। तो तीसरा जो आपका डेफिनेशन, आपका स्टेटमेंट दिया गया था, वो दिया गया था रुडोल्फ वर्चो के द्वारा। कब दिया गया था? आपका 1855 में। क्या बोला इन्होंने? क्या फ्रेज दिया था? फ्रेज था इनका ओमिनी सेलुला ई सेलुला, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये था आपका सेल का डेफिनेशन, सेल थ्योरी और न्यूक्लियस का डेवलपमेंट। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक बात और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि सर क्या यहाँ पे कहानी खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है। एक और साइंटिस्ट 1839 में आए। ठीक है, 1839 में, जिनका नाम था पुरकिंजे। ठीक है, पुरकिंजे क्या बोले? पुरकिंजे जो है एक थ्योरी दिए थे और उसके ऊपर इनका जो डेफिनेशन था, जो खोज था, जिसका नाम दिया गया प्रोटोप्लाज्म। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किनके द्वारा किया गया है, तो पुरकिंजे के द्वारा। कब? 1831 में। देखिए, जब डिस्कवरी शुरू हुआ तो बहुत कुछ हुआ, और जब नहीं खोज पा रहा था तो कोई नहीं खोज पा रहा था। यही तो कमाल की बात है कि जब काम होता है तो सब करते हैं, नहीं होता है तो कोई नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म है क्या? तो प्रोटोप्लाज्म बोला गया है कि प्रोटोप्लाज्म इज a living fluid that present inside the cell membrane। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसमें से जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है, तो लिविंग फ्लूइड है, उसी का नाम क्या दिया गया है? प्रोटोप्लाज्म। इसमें भी न्यूक्लियस भी आ सकता है और इसका साइटोप्लाज्म भी आ सकता है। दोनों को एक साथ मिला के यहाँ पे बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। अगर पूछा जाए डिस्कवरी किनके द्वारा हुआ, तो पुरकिंजे के द्वारा हुआ। कब हुआ? तो 1839 में हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर कहानी कि रॉबर्ट हुक क्या डिस्कवर किए थे? तो न्यूक्लियस का डिस्कवर किए थे। रॉबर्ट हुक क्या डिस्कवर किए थे? न्यूक्लियस। कब किए थे? 1831 में। ठीक है, और सेल थ्योरी कब दिया गया? तो सेल थ्योरी दिया गया है 1838 टू 1839 में। किनके द्वारा? तो एमजे स्लेडन के द्वारा और स्वान के द्वारा। बाद में इसमें एंट्री कौन किए? तो रुडोल्फ वर्चो, जिन्होंने बोला कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से बनेंगे, और उन्होंने एक फ्रेज दिया ओमिनी सेलुला ई सेलुला। उसी 1839 में एक साइंटिस्ट थे पुरकिंजे, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग फ्लूइड है जो कहां प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? तो यहां तक बात हुई हमारी किसके बारे में? सेल से रिलेटेड डिस्कवरी के बारे में। ओके, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं सेल शेप और सेल साइज के बारे में। ठीक है, तो सेल के शेप जो है वो कैसा होता है? ठीक है, क्या होता है, कितना होता है, और सेल का साइज कैसा होता है। ठीक है, ये दो चीज के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सेल शेप किसको बोलते हैं और सेल साइज किसको बोलते हैं। तो सेल का जो साइज शेप होता है वो अलग अलग टाइप का होता है ना। तो जनरली सेल शेप को हम दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन? एक को बोला जा रहा है वेरिएबल शेप और दूसरा को बोला जा रहा है फिक्स्ड शेप। एक हो गया वेरिएबल शेप, दूसरा हो गया फिक्स्ड शेप। तो वेरिएबल शेप किसको बोलेंगे? तो वैसा शेप जो इरेगुलर शेप में हो, दैट मींस वो अपना शेप को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जैसा उसको जरूरत होगा उसके अनुसार से वो अपना शेप को बदल सकता है। तो सर क्या ऐसा शेप पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल, तो एग्जांपल में हो गया एक अमीबा, है ना, और हम लोग के बॉडी में भी एक ऐसा सेल है जो अपना शेप को बदल सकता है, वो है WBC। आगे बात करते हैं हम लोग फिक्स्ड शेप के बारे में। तो फिक्स्ड शेप क्या होता है, कैसे होता है? तो फिक्स्ड शेप जिसका शेप एक बार फिक्स हो गया वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता है, उसको बोला गया फिक्स्ड शेप। ओके,
तो फिक्स शेप जो होगा उसमें से अलग अलग शेप हो सकता है, जैसे आप नाम सुने होंगे डिस्क शेप, ठीक है, डिस्क शेप, सर्कुलर शेप, ठीक है, उसके बाद डिस्क शेप, सर्कुलर शेप, पॉलीगोनल शेप, पॉलीगोनल शेप, क्यूब शेप, डेंड्राइट शेप। तो सभी का अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज है। जैसे कि हम लोग जो बात कर रहे थे, डिस्क शेप आपको पता है, कॉमा शेप भी हो सकता है, कॉमा शेप, स्प्रिंग शेप, ठीक है, अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म का अलग अलग शेप हो सकता है ना। ठीक, तो ये हो गया आपका सेल शेप। जैसे मान लीजिए कुछ सेल का शेप ऐसे गोल है, कुछ का शेप आपका जो है डिस्क जैसा इस तरह से चपटा है, कुछ जो है डेंड्राइट जैसा, जैसे कि आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है उस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा इस तरह से आपका बना हुआ है, निकला हुआ है पूरा डेंड्राइट टाइप से, और यहाँ पे ऐसे जो है इस तरह से भी स्ट्रक्चर इसका हो सकता है, ठीक। तो इस तरह से अलग अलग सेल का अलग अलग शेप हो सकता है। बाकी बात करते हैं अगला सेल साइज। तो सेल का साइज जनरली क्या होता है, वेरी करता है माइक्रोस्कोपिक से लेकर के माइक्रोस्कोपिक टू मीटर, माइक्रोस्कोपिक से लेकर के मीटर तक सेल का साइज वेरी कर सकता है ना। अगर स्मॉलेस्ट सेल का बात किया जाए, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है उसका साइज है 0.1 म्यूमीटर, या इसे को हम लोग बोलते हैं माइक्रोमीटर, म्यूमीटर या फिर माइक्रोमीटर। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है उसका साइज है 0.1 म्यूमीटर या माइक्रोमीटर। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म का सेल होता है सर सबसे छोटा, तो जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। इसका एक और नाम है पीपीएलओ, पीपीएलओ। तो पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होगा, देखो, पिलेरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हो गया आपका फुल फॉर्म किसका, पीपीएलओ का। तो स्मॉलेस्ट सेल कितना है, 0.1 मिलीमीटर या माइक्रोमीटर। अगर बात किया जाए म्यूमीटर मतलब क्या होता है सर, तो अगर म्यूमीटर का कहानी आपको जानना है तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूमीटर को अगर हम लोग 0.1 म्यूमीटर है, इसको अगर मीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 10 पे पावर -6 मीटर, 10 पे पावर -6 मीटर, क्लियर। ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट सेल के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग लार्जेस्ट सेल। तो सर सबसे छोटा इतना है, तो सबसे बड़ा क्या होगा, देखो, एक है लार्जेस्ट सेल। तो जो लार्जेस्ट सेल है इसका साइज अबाउट कितना हो सकता है, तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं कौन सा है, तो जो लार्जेस्ट सेल है वो है आपका ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एग। इसका सेल का अगर बात किया जाए, जैसे इस तरह से ऑस्ट्रिच का अंडा है, तो इसका लंबाई जो है लगभग 175 mm माना गया है, और जो इसका ब्रेथ है, जो डायमीटर है, वो बोला गया है 135 mm, मतलब 175 × 135 mm। ये जो है आपका लार्जेस्ट सेल का साइज है। तो ये जो है mm का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे mm मतलब यहाँ पे बात हो रहा है मिलीमीटर का, मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल। अगला बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, देखिए बगल में इधर एक स्ट्रक्चर इसका हम बनाए हुए भी हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल जो है हमारे बॉडी में वो है न्यूरॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेल, नर्व सेल। सर इसका साइज क्या होगा, इसका साइज लगभग होगा 90 to 100 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, हाँ 90 to 100 सेंटीमीटर, मतलब अप्रॉक्स 1 मीटर, अप्रॉक्स 1 मीटर। ये जो साइज है आपका अप्रॉक्स का साइज है। तो हमने अभी क्या बोला था स्टार्टिंग में, माइक्रोस्कोपिक से मीटर तक वेरी करता है। तो देख लिए ये माइक्रोस्कोपिक है, मतलब माइक्रोमीटर में है, और यहाँ मीटर में है, क्लियर। तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में से अगर पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो माइकोप्लाज्मा, दूसरा नाम पीपीएलओ, क्लियर। उसके बाद अगर बात किया जाए आपसे कि जो लार्जेस्ट है कौन है, तो ऑस्ट्रिच एग है, 175 × 135 mm। लॉन्गेस्ट सेल पूछा जाए तो न्यूरॉन है, जिसको नर्व सेल बोल रहे हैं, 90 से 100 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर आपसे बात किया जाए कि ह्यूमन बींग्स में, अब बात कर रहे हैं किसमें, ह्यूमन बींग्स में,
हम लोग में, ठीक है, हम लोग के बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल या स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? एक तो हो गया हम लोग के बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होगा, लार्जेस्ट सेल कौन होगा और लॉन्गेस्ट सेल कौन होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल। तो जो स्मॉलेस्ट सेल होगा वो होगा आपका हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल होगा स्पर्म, सबसे लार्जेस्ट सेल होगा ओवम या ओवा बोलते हैं इसको, या एग बोला जाता है, और जो लॉन्गेस्ट सेल होगा वो होगा आपका नर्व सेल, ठीक है, जो है न्यूरॉन। तो यहां पे जो न्यूरॉन बात किए थे किसका बात किए थे? ह्यूमन बींग्स का बात किए थे। क्लियर? तो ये हो गया सेल शेप और सेल साइज से रिलेटेड बातें, कि सेल शेप और सेल साइज में क्या वेरिएशन होता है, क्या क्या बातें होती हैं उसके बारे में। तो कौन सा सेल का शेप सबसे छोटा है, कौन सा सेल का शेप सबसे बड़ा है, या फिर कितना लार्जेस्ट हो सकता है, कितना लॉन्गेस्ट हो सकता है, उसके बारे में।